इंसान बहुत खुदगर्ज है। हम लोगों के लिए तब तक मानी रखते हैं जब तक हम उनके सारे हुक्म मानते रहें। लेकिन जिस दिन हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तब वही लोग हमारी नेकियां ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमने कभी की ही नहीं हूं। हमें दुनिया का बदतरीन इंसान समझा जाता है। हमारे साथ बुरा करके उन्हें ये उम्मीद होती है कि हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हों, हम उनके आगे सर झुकाएं। क्यों भाई? हमारी कोई जिंदगी नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं। हम खुद के लिए क्यों ना जिएं? हम खुद के लिए क्यों ना आवाज उठाएं? हमें हक है अपनी जात के लिए लड़ने का। लोगों का क्या है? जब बात उन पर आती है तो वो कहते हैं आजमाइश है। लेकिन जब बात दूसरों पर आए तो कहते हैं बदतरीन इंसान था तभी उसके साथ ऐसा हुआ। इसलिए लोगों की बातों को बस बातें ही समझा करो, अपने जज्बातों को हार्ट मत किया करो। वो अपनी सहेली को समझा रही थी, वही सहेली जो कुछ देर पहले मौत के एक कदम दूर थी। नॉवल जकड़न, इस कलम एम राइट्स, किस्त तीसरी। उठो माया, हमें देर हो रही है। मैं आती हूँ, तुम तक चली जाओ शॉप। उमाया बेड से उठकर फ्रेश होने जा रही थी। हाँ पता है, तुम पहले अपनी फेवरेट प्लेस जाओगी। हाँ पता है, तो फिर बता क्यों रही हो? हाँ ठीक है, लेकिन तुम उदास क्यों लग रही हो? मैंने बुरा ख्वाब देखा है। कैसा ख्वाब? तुम बहुत रो रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ पा रही। मुझे कोई चीज जकड़ रही है। जेवा तैयार होकर उमाया को उठाने आई थी, जो अब तक सो रही थी। जेवा ने उमाया को उठाया और उसके कमरे में बिखरी चीजें समेटने के साथ साथ उससे बात भी कर रही थी। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? पता नहीं, लेकिन ये माजी की यादें मेरा जीना हराम कर रही हैं। हाँ, ऐसा तो हो चुका है। तुम्हें याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ। 7 years ago। जेवा, ये क्या कर रही हो? वो अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई थी और अपनी प्यारी सहेली को देखने उसके कमरे में जैसे आई थी, उसने देखा कि पंखे में फंदा बंधा हुआ था और जेवा खुदकुशी के एक कदम दूर थी। उमाया ने फौरन उसे नीचे उतारा और अपने कमरे के इस कर गई। वहां वो उसे समझा रही थी, क्योंकि जेवा के साथ उस वक्त कुछ ऐसा हुआ था जिस वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। इंसान बहुत खुदगर्ज है जेवा। हम लोगों के लिए तब तक मानी रखते हैं जब तक हम उनके सारे हुक्म मानते रहें। लेकिन जिस दिन हम अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तब वही लोग हमारी नेकियां ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमने कभी की ही नहीं हूं। हमें दुनिया का बदतरीन इंसान समझा जाता है। हमारे साथ बुरा करके उन्हें ये उम्मीद होती है कि हम उनके लिए हमेशा अवेलेबल हों, हम उनके आगे सर झुकाए। क्यों भाई? हमारी कोई जिंदगी नहीं, हमारे कोई वैल्यू नहीं। हम खुद के लिए क्यों ना जिएं? हम खुद के लिए क्यों ना आवाज उठाएं? हमें हक है अपनी जात के लिए लड़ने का। लोगों का क्या है? जब बात उन पर आती है तो वो कहते हैं आजमाइश है। लेकिन जब बात दूसरों पर आए तो कहते हैं बदतरीन इंसान था तभी उसके साथ ऐसा हुआ। इसलिए लोगों की बातों को बस बातें ही समझा करो, अपने जज्बातों को हर्ट मत किया करो। वो अपनी सहेली को समझा रही थी, वही सहेली जो कुछ देर पहले मौत के एक कदम दूर थी। तुम उनके लिए जीना छोड़ दो, तुम अपने लिए जीना सीखो। खुद को अहमियत दो, खुद से प्यार करो। तुम्हारी जात मानी रखती है और सुइसाइड हर चीज का हल नहीं होता। और हमारे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारा मुस्तकबिल तुम्हारे माजी से बेहतरीन होगा। समझ रही हो ना? उसने कपकपाती आवाज में कहा था। प्रेजेंट? फिर तुम इतना रोई थी और तुमने मुझे चुप ही नहीं करवाया था, क्योंकि रोने से दिल हल्का होता है। इसलिए मेरी प्यारी सहेली, मैंने तुम्हें रोने दिया था। ठीक है, चलो, अभी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। नाश्ता बना लिया है मैंने, कर लिया है, तुम करके आना, ठीक है? जेवा शॉप के लिए निकल गई थी और इमाया तैयार होकर अपनी फेवरेट प्लेस चली गई। तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तुम मुझसे बेजार हो गए हो क्या? नहीं यार, मेरा तेरे सिवा है ही कौन? तो फिर मुझे घर से क्यों निकाल रहे हो? निकाल नहीं रहा मैं, तो बस अंकल आंटी का सोच रहा हूँ, वो परेशान होंगे वो। तुम उनसे 2 दिन से नहीं मिले। परेशान? वो तो उल्टा शुक्र अदा कर रहे होंगे। तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैंने उनके असली चेहरे देखे हैं राहिम, उन्हें पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं। जो भी है, तुम्हारे पास वालदैन तो है ना? मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों नहीं है तुम्हारे पास? तुम मेरे बच्चे हो। अच्छा, लेकिन हमेशा मुझे बाप बनकर आना पड़ता है तुम्हारे पंगे को सेट करने के लिए। बस यार,
तुम ना होते तो मैं जेल में होता, अपनी करतूतों की सजा काट रहा होता। अब ऐसा भी नहीं है। चलो जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रही? लेट? अरे इतना टाइम हो गया है, मेरी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो नाश्ता छोड़ता जो कि राहिम ने बनाया था, वो अपनी गाड़ी की चाबी लेता, राहिम को चाय कहता, अपने ऑफिस के लिए निकल गया था। गाड़ी आहिस्ता चलाना, राहिम ने उसे ताकीद की थी। वो अपनी फेवरेट प्लेस से होकर शॉप की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक गाड़ी टक्कर मारते मारते दूसरी तरफ हो गई थी। दूर जाकर गाड़ी रुकी थी, फिर रिवर्स आते उसके सामने रख गई। गाड़ी से निकलने वाला लड़का वही था जिसने शॉप पर तमाशा लगाया था। इमाया ने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो उस दिन भी उसे कुछ नहीं कह पाई थी, इसलिए आज वो उसे पक्का पक्का सुनाने वाली थी। ये इत्तेफाक था या फिर नसीब, लेकिन उसकी मुलाकात फिर से वही अमीर बाप के घमंडी बेटे से हो चुकी थी। तुम अमीर घर के लड़के होते ही ऐसे हो। कैसे होते हैं बताओ? निकचिड़े और क्या। जब देखो हर दूसरे इंसान पर रोब झाड़ते रहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने कभी अपनी जबान की लंबाई देखी है? कितनी लंबी और फजूल किस्म की है। तुम ना बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हाँ तो तुम कौन सा कम बोल रही हो? मैंने तमीज से बात की थी, लेकिन तुम्हें तमीज रास नहीं आई। रास तो तुम्हें मेरी बदतमीजी नहीं आएगी, इसलिए निकाल लो। क्यों? ये तुम्हारे बाप की सड़क है। बाप पर मत जाओ। तो तुम्हारी इतनी औकात है नहीं, इसलिए तुम पर नहीं जा रही। तुम नकारा लड़की, मुझे ऐसा कैसे बोल सकती हो? औकात याद दिला दी, इसलिए भड़क रहे हो। औकात की बात मत करो। तुम्हारी औकात यहाँ खड़े खड़े खरीद कर सकता हूँ। अभी मुझे जाना होगा। इम्पॉर्टेंट मीटिंग नहीं होती ना तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाकर जाता। वो अपनी हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखता, उससे कहकर अपनी गाड़ी में बैठता वहां से जा चुका था, और इमाया उसका मुंह ही खुल गया था। उसकी इतनी बेइज्जती पहली बार हुई थी। जारी है। उम्मीद है आप सबको नॉवेल की किस्त तीसरी पसंद आई होगी। अगली किस्त सैटरडे को इंशाल्लाह।